नमस्कार। एजेंडा 2014 के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं विनीत दीक्षित। आज हम बात करेंगे भारत की सैन्य नीति पर। इस कार्यक्रम में हम देखेंगे भारत की सैन्य नीति का आम लोगों, नीति निर्माताओं और सैनिकों के लिए कितना ज़रूरी है ये मसला। और साथ ही हम देखने की कोशिश करेंगे कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एकीकृत कमान की कितनी दरकार है और सैन्य नीति के लिहाज से यह कितना ज़रूरी कदम है। ज़माने से किताबों में युद्ध के जो तरीके बताए गए हैं, शायद युद्ध क्षेत्र की वो स्थितियां अब अकेले दक्षिण एशिया और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में ही देखी जा सकती हैं। ये तरीका है अपने बख्तरबंद डिवीजन और दस्तों के साथ 2 या 3 इलाकों की तैनाती। भारतीय फौज के एक बड़े हिस्से की तैनाती सिंधु घाटी से लगी सीमा पर है और दूसरे की हिमालय से जुड़ी सरहद पर। भारतीय सेना की बनावट 2 मोर्चों से आ सकने वाले खतरों के मुकाबले को ध्यान में रखकर की गई है। युद्ध नीति की व्यूहरचना एक पश्चिमी यानी पाकिस्तान से और दूसरा पूरब यानी चीन पर केंद्रित है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए अपनी सरहदों की रक्षा सन 1947 यानी आजादी के समय से ही प्राथमिकता रही है। सन 1998 में पोखरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण के साथ हमारी सुरक्षा तैयारी एक नए स्तर पर पहुंच गई। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी समझ में यह अमूल बदलाव का मौका साबित हुआ। पोखरण परीक्षणों से भारत के राजनीतिक नेतृत्व की सोच और समझ में बुनियादी बदलाव आया है। यह बात देश की रक्षा में तैनात सैनिक कमांडरों के बारे में भी कही जा सकती है। यह माना जाने लगा कि अब भारत को अपनी इलाकाई सरहद के उल्लंघन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई देश अब परंपरागत रूप से अपनी सेना भारतीय इलाके में भेजकर हम पर आक्रमण करने की गलती कभी सोच भी नहीं सकती। भारत अब अपना ध्यान प्रादेशिक सीमा से हटकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्ट्रेटेजिक हितों की सुरक्षा पर केंद्रित करने की स्थिति में था। कम से कम ऐसा सोचा तो जरूर गया था और अपेक्षा की गई थी कि भारत के सैन्य सिद्धांत में यही बात कही जाए। लेकिन आने वाले वर्षों में जो हुआ उससे ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। खासकर दिसंबर सन 2001 में संसद पर हमले के बाद के महीनों में और फिर नवंबर 2008 में मुंबई पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों के बाद। उन दोनों मौकों पर पाकिस्तान की मदद से आतंकवादियों ने भारत पर हमारी जमीन पर आकर हमला बोला और तीनों सेनाओं के लिए सैन्य सिद्धांत के सही मॉडल के अभाव में भारत की छवि थोड़ी धूमिल हुई। भारत के कथित सैन्य सिद्धांत की दरारें एक से ज्यादा बार जाहिर हो चुकी थी। तो आखिर गलती कहाँ हुई? ऐसे हालात से हम क्यों नहीं निपट पाए? इसे समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत के पास हमेशा 2 सैन्य सिद्धांत या रणनीतियां रही हैं। एक पाकिस्तान को लक्ष्य करके और दूसरा चीन का मुकाबला करने के लिए। इन दोनों ही मोर्चों पर तैनात हमारे सैनिक कमांडर जानते थे कि दोनों पड़ोसी देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिशें हमारी सरकारें करती रहेंगी। इसके बावजूद हम सैनिक रूप से अपनी निगरानी घटाने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो सन 2004 में भारतीय सेना का एक नया युद्ध सिद्धांत सामने आया। इसे कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन कहा गया। So now subsequent in the last few years we have seen that another iteration of the strategy towards Pakistan has come out. It's been called the cold start doctrine. Again we are talking about quickened pace of mobilization, shallow thrusts into Pakistani territory, cause some attrition, cause some degrading of Pakistani military capability, and also capture small slices of territory, all designed to ensure that Pakistan does not feel the need to use nuclear weapons in response. So that India's option of inflicting some damage on Pakistan for its continued
export of terrorism into India, as we saw in Mumbai and earlier in the parliament attack, etc. So that doesn't go unanswered in a way, and also to put the ball in Pakistan's court so that this kind of activity is reduced to it. इस कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन के सिद्धांत पर इजराइल और पूर्व सोवियत संघ की छाप थी। मकसद अपनी तैयारी को ऐसा रूप देने की थी कि इसके पहले कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर सेना वापस बुलाने का दबाव डाले, पाकिस्तान पर तूफानी जवाबी हमला बोल दिया जाए, इस उद्देश्य से कि पाकिस्तानी सेना पर हिंदुस्तानी सेना के हथौड़े की गहरी चोट पहुंचाई जाए। उद्देश्य यह भी था कि पाकिस्तानी इलाके में घुसकर परमाणु हमला करने की उसकी क्षमता को नाकाम कर दिया जाए। इस रणनीति में शामिल था कि हमले के पहले 72 घंटे में ही पाकिस्तान को परास्त कर दिया जाए। कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन का आधारभूत पहलू था रफ्तार और तेज रफ्तार। बख्तरबंद डिवीजनों को तीव्र गति से जुटाकर युद्ध में झोंकना और अपनी सैनिक कार्रवाई में भौचक्का कर देने वाले तत्व बनाए रखना। लेकिन ये तमाम बातें भले ही काल्पनिक कहानियों की किताबों से उठाई गई महसूस होती हों, पर हकीकत यही है कि आज इसी रणनीति की सख्त जरूरत है। भारत के पास ऐसा एक सैन्य सिद्धांत मौजूद है। I think I can safely say that we have a military strategy and a military doctrine based on the perceptions of political objectives by various governments over the years. Some have been successful, some have not been successful. सन 2004 का कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन कोई रातों रात तैयार हुआ सिद्धांत नहीं था। ये कड़े अनुभव से उभरा एक शाश्वत सत्य था। यह उस सबक का नतीजा था जो अधिकारियों ने सन 2001 में संसद पर हमले से सीखा था। संसद के हमले के फौरन बाद ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 5 लाख सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया गया। कुछ सैनिक बख्तरबंद दस्तों को पाकिस्तान की सीमा के ठीक सामने वाले इलाकों में नाकेबंदी पर लगा दिया गया। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि संसद के हमले के तुरंत बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत मांगी। कहा गया कि आक्रमण का उद्देश्य पाकिस्तान को 2 भागों में बांट देना होगा। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ये योजना मंजूर नहीं की। We need a doctrine to give the political authority an option to punish Pakistan in case of a terrorist attack. That should be spelled out in black and white. That should be spelled out, because you can't start looking for options. Because the option that was offered by the service chiefs was declined by the political authority. After 2001-2002, the service chiefs said that we can wage war on Pakistan. But the political authority, that is the Prime Minister Vajpayee and the National Security Council, declined to adopt that alternative. ऑपरेशन पराक्रम से कुछ कड़वे सच सामने आए। 48 से 72 घंटों में सैनिकों को जुटाने के लिए कहा गया था, लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर मौजूद छावनियों से सीमा तक पहुंचने में पूरे 3 हफ्ते लग गए। जब तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर मोर्चा संभाला, चौंकाने वाला तत्व गायब हो चुका था। पाकिस्तान को अपनी सेना जुटाने और भारत से लगी सीमा पर तैनात करने का पूरा वक्त मिल चुका था। ऑपरेशन पराक्रम करीब-करीब विफल हो गया था। I would much rather have a system by which there is strategic planning and contingency planning that is done on a continuous basis, with the result that this sort of planning and contingency planning will then be in a position, we will then be in a position to judge what is our capability across the spectrum of conflict, starting from sub-conventional warfare right up to the end. शायद उस नाकामी को देखते ही और भी ज्यादा घातक हमला करने के लिए पाकिस्तान का हौसला बढ़ा।
और यही उसने सन 2008 में किया, जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों ने मुंबई पर आक्रमण कर 250 से ऊपर निर्दोष लोगों की जान ले ली। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात पे गौर करेंगे कि यूनिफाइड ट्राई फोर्सेस कमांड जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, ये मसले पर कि अभी तक ट्राई फोर्सेस कमांड क्यों नहीं बन पाई। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सैन्य नीति पर और उस अहम मसले पर जिसे यूनिफाइड ट्राई फोर्सेस कमांड कहा जाता है। इसकी बेहद ज़रूरत तब पड़ती है जब भारत की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर किसी ऑपरेशन में काम करें। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी आजमाया जा चुका है और बेहद सफलतापूर्वक। बात है अंग्रेजी हुकूमत के दिनों की। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम मुकाम पर था। बर्मा फ्रंट यानी आजकल के म्यांमार में युद्ध छिड़ा हुआ था और वहां पर हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना की तैनाती हुई, जो एक एकीकृत कमांड के तहत थी। यानी उन दिनों कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का मुकम्मल ढांचा मौजूद था। You see, the last occasion when India fought outside the borders of India was in the Second World War in Burma. And to fight the war in Burma, a tri-services command was made. So it isn't that we haven't learnt our lesson. एक प्रभावी सैन्य सिद्धांत और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी तीनों सेनाओं का एक साझा प्रमुख ढांचा बनाने से जुड़ी समस्याएं साफ हैं। इनका संबंध तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच मौजूदा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिस्पर्धा से है। और जब बात हो रही है भारत के सैन्य पराक्रम की तो जहन में याद आती है सैम मानेकशॉ की। वो जबरदस्त योद्धा, जब बोलते थे तो सोया हुआ इंसान जग जाता था और दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। Many changes have taken place, but one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. इस सूरत को अगर ज्यादा बड़े फलक पर देखें तो राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाहों और सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल का अभाव नजर आएगा। सबसे बुरी स्थितियों में ऐसा भी होता है कि इन तीनों के बीच आपसी बातचीत तक रुक जाए। So there is a civil military disconnect, you can say, on this aspect. I would say that we cannot leave these issues to a crisis situation. When the defense minister or the prime minister goes into the military operations directorate and starts asking the armed forces what they can do or can't do, there has to be a continuous engagement given the overarching nuclear shadow that is falling on the India-Pakistan equation. We need to prepare ourselves. I think there has to be a synergy in terms of what the political leaders think and what the military leadership can do, and that has to be talked about and discussed and a joint strategy evolved. राजनेताओं और सैनिक कमांडरों के बीच तालमेल के स्पष्ट अभाव के अलावा तीनों सेनाओं के बीच आपसी होड़ का भी मामला है। इसी वजह से कई बार सेनाओं के आधुनिकीकरण की कई कोशिशें रुक कर चली हैं। देश के सैन्य सिद्धांत की कहानी इन हालात से जुदा नहीं है। वायुसेना के भीतर धारणा यह है कि वह सबसे अच्छे हैं और युद्ध नतीजे में उनकी निर्णायक भूमिका होती है।
नौसेना भारत की प्रादेशिक सीमा के अंदर काम नहीं करती। उसकी तैनाती देश की सरहद से दूर समंदर पर होती है। अन्य सेनाओं से संबंध के बारे में उसकी दलील हमेशा अलग रही है। We don't have a tri-service doctrine. We should have a doctrine for all the three armed forces, which we don't. The Navy has its role only outside the territorial waters of India. Therefore, it has no role in territorial integrity as such. So, there has been a disconnect between the Army and the Air Force, which originally thought that their role was to protect territorial integrity, and the Navy, which felt that it had to locate its aims beyond the borders of the country. मिलिट्री एक्सपर्ट्स ध्यान दिलाते हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब भारत हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी अधिक से अधिक मजबूती से दिखाए, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। उसके संदर्भ में ये बात खास तौर से लागू होती है, यानी भारतीय नौसेना को हर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से देश में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर सके और जल संसाधनों के मार्गों को सुरक्षा प्रदान कर सके। Now you would recall that the Ministry of Defence has enunciated what are areas of strategic interest to India, and in that so they have said that the Central Asian states in the north and the segment of Indian Ocean enclosed between the Malacca Straits and the Straits of Hormuz are our areas of deep interest. कोल्ड स्टार्ट वॉर डॉक्ट्रिन का लक्ष्य पाकिस्तान है। इसे रक्षात्मक नजरिए से आक्रामक रूप दिया गया है। दूसरी तरफ चीन के मामले में रणनीति पूरी तरह रक्षात्मक है। There has been a continuous evolution. Firstly, one has to differentiate between our strategy towards Pakistan and the strategy towards China. The strategy towards Pakistan, like I said, defensive, offensive, while the principal problem in India-Pakistan relations has always been Pakistan's claims to Kashmir and its attempts continuously over the last 65 years to revise the status quo as it exists. The strategy towards China has always been defensive, largely. It's a function of several factors. Most important, I think, it's the power disparity between India and China, and also the fact mountain warfare is not very easy. It is troop intensive, and also it's much more difficult, let me put it that way, instead of marching across the plains or the desert. चीन का मुकाबला करने के लिए 90,000 जवानों की एक नई फौज तैयार की जा रही है। इस नई स्ट्राइक फोर्स को मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा, यानी उस प्रदेश पर जिस पर चीन अपना बेमतलब दावा करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। भारत ने अपने बहुत सारे सैनिक सबक कड़े और कड़वे अनुभवों के बाद सीखे हैं, खासकर वो सबक जिसे सन 1962 की लड़ाई के बाद चीन से युद्ध के बाद सीखा गया, वो युद्ध जिसमें भारत की बुरी तरह पराजय हुई। Your military strategy, your military doctrine and the effectiveness of both can only be as good as your national policy, I said. So in 1962, I'm not too sure we had our political objectives quite in place, as a result of which there was military setbacks. But we had, we were totally ill-equipped at that time, now in terms of our weaponry, in terms of our clothing, in terms of our, even in the northeast, I think, in terms of our operational preparedness. So the political objectives did not factor in your military capability. So when they don't match, then you have these setbacks. रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि युद्ध के 3 परंपरागत मोर्चों जमीन, समुद्र और वायु क्षेत्र के अलावा अब 2 नए मोर्चे खुल गए हैं, अंतरिक्ष और साइबर वर्ल्ड के मोर्चे। कहा जा रहा है कि भविष्य में युद्ध उन मोर्चों पे होगा जो सामान्य रूप से नजर नहीं आते, वहां हमला बेहद घातक सिद्ध होगा। मुमकिन है कि दुश्मन की सेना अपना पहला गोला साइबर वर्ल्ड में दागे और उसके बाद अंतरिक्ष से हमला कर दे। Today, space is the 4th domain of warfare, and weaponization of space is, to my mind, inevitable. Militarization took place right from the word go, but weaponization of space is inevitable.
And space has got such a direct bearing on the capability of the Army, Navy and Air Force that it is possible that the first shots in the next war could be in space. सन 2004 में भारतीय सेना ने अपना डॉक्ट्रिन पेश किया, जिसमें इस क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक वातावरण का ब्यौरा था और बताया गया था कि भविष्य में सैनिक कार्रवाइयों का स्वरूप कैसा हो सकता है। इसमें लो इंटेंसिटी वाले सैनिक कार्रवाइयों और अघोषित युद्ध के समय कार्रवाइयों का उदाहरण दिया गया। 45 पन्ने का ये दस्तावेज मुख्य रूप से भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। हालांकि इसमें उन युद्ध स्थितियों की रूपरेखा भी खींची गई जिनका सामना भारतीय सेना को करना पड़ सकता है। In the year 2004, a doctrine, military doctrine was prepared by the Army's ARC-TRAC command. One has subsequently not seen a military doctrine prepared by the joint services of the three services. But despite that, within the armed forces, one cannot truly function without a doctrinal concept. मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक देश के रक्षा बजट का करीब 50% हिस्सा थल सेना पर खर्च होता है। 22% भाग भारतीय वायुसेना को जाता है और नौसेना को मिलता है करीब 18% हिस्सा। तमाम पहल के बावजूद हमारी सेना को एक और व्यवहारिक सैन्य नीति की दरकार है और जितनी जल्दी हो पाए उतना बेहतर होगा। तीनों सेनाओं का एकीकृत कमान बनाना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एजेंडा 2014 के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे यानी विनीत दीक्षित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।